गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान कला संस्कृति कर रहे हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम है राजस्थानी साहित्य एवं रचनाएं। साहित्य और रचनाओं की हमारी 2 क्लास हो चुकी है, इसी क्रम में हमारी तीसरी क्लास है। लास्ट क्लास के अंदर हमने मध्यकालीन जो राजस्थानी साहित्य है उसके बारे में चर्चा प्रारंभ कर दी थी। हमने राजस्थानी साहित्य को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन कालीन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य और आधुनिक राजस्थान का साहित्य। ठीक है, तो प्राचीन कालीन साहित्य हमने सेकंड क्लास में कंप्लीट कर दिया था और मध्यकालीन जो साहित्य है उसके भी कुछ लेखकों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, जैसे पृथ्वीराज राठौड़ हो गए, बिट्टू सूजा हो गए, ठीक है, अबुल फजल हो गए, कवि बांकीदास, ठीक है, इन सब के ऊपर हमने चर्चा की थी। अब इसी क्रम में जो हम आगे के जो लेखक है उसकी चर्चा करेंगे। ये सारे लेखक कौन से काल के हैं? तो मध्यकालीन साहित्य काल के ये सारे लेखक हैं। ठीक है, मध्यकालीन जो साहित्य का काल है उसे साहित्य एवं साहित्यकारों का काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिना क्लास को हम समय को खराब किए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो आज का पहला लेखक है उसका नाम है गिरधर आसिया। गिरधर आसिया जो थे इनके बारे में हमें बस 2-4 बातें ध्यान रखनी है कि गिरधर आसिया का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। गिरधर आसिया का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है सगत रासो। सगत रासो या इसी को ही सगत सिंह रासो कह दिया जाता है। ठीक है, अब ये जो ग्रंथ है इस ग्रंथ के अंदर छंद कितने हैं? तो इस ग्रंथ के अंदर 943 छंद है। ठीक है, ये ग्रंथ किसके ऊपर लिखा है? गिरधर आसिया जो थे ये मेवाड़ निवासी थे। ठीक है, मेवाड़ के रहने वाले थे। तो ये ग्रंथ इन्होंने किस पर लिखा है? तो गिरधर आसिया ने जो सगत रासो ग्रंथ है ये महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की वीरता के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो मेन बात क्या हो जाएगी कि महाराणा प्रताप के छोटे भाई, महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह की वीरता पर लिखा गया, वीरता पर लिखा गया। ठीक है, ग्रंथ है। गिरधर आसिया के बारे में बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। गिरधर आसिया के बाद में जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट लेखक आ रहे हैं उनका नाम है मुहणोत नैन्सी। इनका नाम हो गया मुहणोत नैन्सी। मुहणोत नैन्सी, इनका जन्म कहां हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है जोधपुर या मारवाड़ कहा जाता था। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। जोधपुर में इनका जन्म हुआ है, जैन परिवार में इनका जन्म हुआ। ठीक है, यह है जोधपुर के शासक, यह है जोधपुर के शासक जसवंत सिंह फर्स्ट, जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि, इतिहासकार प्लस दीवान थे। ठीक है, जोधपुर के ये दीवान भी थे। और मुहणोत नैन्सी के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? तो मुहणोत नैन्सी के आपको ग्रंथ ध्यान में रखने हैं। पहला ग्रंथ हो जाएगा इनका नैन्सी की ख्यात, नैन्सी री ख्यात। ठीक है, और जो दूसरा ग्रंथ है उसका नाम भी आपको याद रखना है मारवाड़ी परगनारी विगत, मारवाड़ी परगनारी विगत। ठीक है, और ये जो मारवाड़ी परगनारी विगत है इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, राजस्थान का गजेटियर। ठीक है, गजेटियर का मतलब एक तरह से हो जाएगा बजट कह सकते हैं उसको, तो राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला तो आपको ध्यान रखना है कि मारवाड़ी परगनारी विगत किसकी रचना है? तो मुहणोत नैन्सी की रचना है। ठीक है, और राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ी परगनारी विगत को ही राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। ठीक है, और मुहणोत नैन्सी के बारे में क्या बात ध्यान रखनी है? तो और हमें ध्यान रखना है कि देवी मुंशी प्रसाद,
देवी मुंशी प्रसाद ने नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल का है। नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल का है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। तो राजस्थान का जो अबुल फजल है वो मोणोद नैंसी को कहा जाता है। किसने नाम दिया है? तो देवी मुंशी प्रसाद ने ये नाम दिया है। ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो मोणोद नैंसी है, मोणोद नैंसी का एक भाई है जिसका नाम है सुंदर सिंह, सुंदर सिंह, ठीक है। दोनों भाई मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबार में थे, ठीक है। एक बार जसवंत सिंह के साथ मोणोद नैंसी और सुंदर सिंह दोनों दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं। जसवंत सिंह किसी बात को लेकर जसवंत सिंह की मोणोद नैंसी और सुंदर सिंह से अनबन हो जाती है और जसवंत सिंह मोणोद नैंसी और सुंदर सिंह को कैद कर लेते हैं, ठीक है। कारावास में इनको डाल दिया जाता है। इसलिए दोनों भाई जो है वो आत्मग्लानि में भर जाते हैं और भरकर आत्महत्या कर लेते हैं। यानी कि मोणोद नैंसी क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो यही मैं लिख देता हूं कि दक्षिण भारत यात्रा के दौरान, दक्षिण भारत यात्रा के दौरान जसवंत सिंह फर्स्ट से अनबन के कारण, जसवंत सिंह फर्स्ट से अनबन के कारण मोणोद नैंसी तथा सुंदर सिंह को, मोणोद नैंसी तथा सुंदर सिंह को गिरफ्तार कर कारावास में डाल दिया जाता है। ग्लानि में भरे दोनों भाई आत्महत्या कर लेते हैं। आत्मग्लानि में दोनों भाई आत्महत्या कर लेते हैं, ठीक है। तो मोणोद नैंसी की मृत्यु कैसे होती है? आत्महत्या करने से मोणोद नैंसी की मृत्यु होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इतिहासकार हमें पढ़ना है उसका नाम है दूधा विसराल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो नेक्स्ट इतिहासकार आ जाएंगे दूधा विसराल। दूधा विसराल, इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ का नाम है राव रतन सिंह रिवेली, राव रतन सिंह रिवेली, या इसी को ही कह दिया जाता है राठौड़ रतन सिंह रिवेली। राव भी नाम मिलता है, राठौड़ नाम भी आपको मिलता है, ठीक है। तो राव रतन सिंह रिवेली या राठौड़ रतन सिंह रिवेली, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? दूधा विसराल है, ठीक है। अब इस ग्रंथ में हमें क्या जानकारी दी गई है? तो इस ग्रंथ में हमें जेतारण पड़ता है पाली, जेतारण के शासक रतन सिंह राठौड़ की वीरता, युद्धों तथा उपलब्धियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। बस आपको दूधा विसराल के बारे में इतना ही ध्यान रखना है कि इनका ग्रंथ कौन सा है और किस शासक के ऊपर इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है। दूधा विसराल के बाद में नेक्स्ट जो राइटर आ रहे हैं उनका नाम है कवि जोधराज, ठीक है। कवि जोधराज, ठीक है। कवि जोधराज कहां के निवासी थे? तो यह है
सिरोही के निवासी थे। ठीक है, कहां के निवासी थे? सिरोही के निवासी थे। परंतु अलवर के शासक चंद्रभान सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, देखो निवासी कहां के हैं? निवासी तो ये सिरोही के हैं। ठीक है, लेकिन किसके दरबार में है? तो अलवर के शासक है चंद्रभान सिंह के ये दरबारी है। ये आपको ध्यान रखना है, सिरोही नहीं मार के आ जाना। सिरोही में जन्म हुआ था, लेकिन इनकी कर्म भूमि कौन सी है? इनकी कर्म भूमि अलवर है। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अलवर के शासक चंद्रभान सिंह के ये दरबारी थे। ठीक है, अगर इनके ग्रंथ की बात की जाए, जोधराज के ग्रंथ की बात की जाए, तो जोधराज का ग्रंथ हो जाएगा हमीर रासो इनका ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो हमीर रासो ग्रंथ से हमें हमीर देव, रणथंभौर के शासक थे हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1301 में हुए युद्ध की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस ग्रंथ में हमीर देव चौहान तथा एके यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1301 में हुए युद्ध की जानकारी मिलती है। यह बात भी आपको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर अगर बात की जाए कवि जोधराज के बाद, तो नेक्स्ट जो लेखक आ रहे हैं उनका नाम है दलपत विजय। दलपत विजय कौन है? तो दलपत विजय जो है ये मेवाड़ के निवासी हैं, जैन कवि हैं। ठीक है, और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम है कुमाण रासो। डिंगल भाषा में ये ग्रंथ लिखा गया है और इस ग्रंथ में कालभोज से लेकर राजा राय सिंह तक के इतिहास का वर्णन है, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन है। तो नेक्स्ट कौन सा आ गया लेखक? नेक्स्ट लेखक आ गया दलपत विजय। ठीक है, दलपत विजय कौन है? तो जैन कवि। ठीक है, मेवाड़ निवासी। प्रमुख ग्रंथ, इनके अगर प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए तो इनका प्रमुख ग्रंथ है कुमाण रासो। ठीक है, कुमाण रासो। अब इस कुमाण रासो की भाषा क्या है? तो इस कुमाण रासो की जो भाषा है वो है डिंगल भाषा। ठीक है, डिंगल भाषा है ये। और इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस ग्रंथ से बप्पा रावल या इसी को ही कालभोज कह देते हैं, बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो दलपत विजय के बारे में आपको इतना सा ही ध्यान में रखना है। दलपत विजय के बाद में नेक्स्ट जो लेखक आ रहे हैं उनका नाम है कवि वृंद। नागौर निवासी थे और औरंगजेब के ये दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इसको मिटा दिया जाए, आप लोग उतार लीजिए इसको। जितना देखो पढ़ाया जा रहा है उतना ही पढ़ लीजिए, इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा। काफी डीपली आपको पहले से ही करवाया जा रहा है। ठीक है, इतना कोई भी आपको नहीं करवाएगा। तो दलपत विजय के बाद में नेक्स्ट कौन आगे? कवि वृंद। दलपत विजय के बाद में नेक्स्ट है कवि वृंद नागौर निवासी। ठीक है, औरंगजेब के दरबारी कवि।
ठीक है। डिंगल व पिंगल, डिंगल तथा पिंगल दोनों भाषाओं के कवि थे। ठीक है, डिंगल भाषा में भी कविताएं लिखते थे और पिंगल भाषा में भी कविताएं लिखते थे, मतलब गद्य और पद्य दोनों के रूप में ये कविताएं लिखा करते थे। और अगर बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इनके प्रमुख ग्रंथों का हमको ध्यान में रखना है। इनके प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे वृंद सतसई, वृंद सतसई, दूसरा हो जाएगा यमक सतसई, तीसरा हो जाएगा श्रृंगार शिक्षा, नंबर 4 पे आ जाएगा सत्य स्वरूप, और नंबर 5 वचनिका, वचनिका किशनगढ़ महाराज, किशनगढ़ महाराज रूप सिंहरी। ठीक है, तो ये 4 ग्रंथ है कवि वृंद के, आपको ध्यान में रखने हैं। वृंद सतसई, यमक सतसई, श्रृंगार शिक्षा, सत्य स्वरूप, वचनिका, किशनगढ़ महाराज, रूप सिंगरी। कौन से ग्रंथ है, कौन से राइटर है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में मैचअप करने के लिए दे दिया जाता है या पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ज्यादातर मैचअप करने के लिए आता है कि कौन सा इसमें से सही है और कौन सा इसमें से गलत है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। ठीक है, कवि वृंद के बाद में अगर नेक्स्ट बात की जाए तो अगले जो शासक आ जाते हैं, अगले जो लेखक है उनका नाम है वीरभान रत्नु। वीरभान रत्नु कौन है? तो वीरभान रत्नु जो है मारवाड़ के निवासी है, चारण कवि है। मारवाड़ के शासक अभय सिंह के दरबारी है। अभय सिंह वही खिजड़ली कांड वाला। ठीक है, तो अगला जो लेखक है उसका नाम है वीरभान रत्नु, वीरभान रत्नु। ठीक है, मारवाड़ निवासी। मेन बातें क्या हो जाएगी इनकी? पहली बात तो हो जाएगी मारवाड़ निवासी थे। ठीक है, और अगर बात की जाए तो मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक अभय सिंह, अभय सिंह के दरबारी कवि थे। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इनके प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? तो इनके प्रमुख ग्रंथों का नाम आपको ध्यान रखना है राजरूपक, नंबर 2 सत्य प्रकाश, नंबर 3 भागवत प्रकाश, भागवत प्रकाश, और नंबर 4 पर आपको ध्यान रखना है एकाक्षरी, एकाक्षरी नाम माला, एकाक्षरी, एकाक्षरी नाम माला। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई वीरभान रत्नु से रिलेटेड। ठीक है, वीरभान रत्नु के बाद में जो नेक्स्ट आ रहे हैं लेखक, उनका नाम है माधो सिंह ददवाड़िया। और माधो सिंह ददवाड़िया कौन है? तो ये मेड़ता के निवासी है। ठीक है, और मारवाड़ के शासक सूर सिंह के दरबारी है। ठीक है, मारवाड़ के शासक सूर सिंह के दरबारी है। इनके ग्रंथ का नाम है राम रासो। 2-3 लाइनें हैं, इनके बारे में ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट हमारा लेखक कौन आ गया? नेक्स्ट लेखक आ गया माधो सिंह ददवाड़िया। माधो सिंह ददवाड़िया की मेन बात क्या हो जाएगी? पहली बात हो जाएगी मेड़ता निवासी। ठीक है, मेड़ता के रहने वाले थे। मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक सूर सिंह, सूर सिंह के दरबारी थे। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ की बात की जाए तो इनका प्रमुख ग्रंथ है राम रासो। प्रमुख ग्रंथ हो गया राम रासो। अब राम रासो में 1075 छंद है। ठीक है, इसके अलावा माधो सिंह ददवाड़िया में से आपको ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माधो सिंह ददवाड़िया के बाद में नेक्स्ट जो लेखक आ रहा है उसका नाम है बिट्ठू मेहा। ठीक है, बिट्ठू मेहा के ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। 4 ग्रंथ है, चारों ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। करणी जीरो छंद, पाबू जीरो छंद,
ठीक है। और गोगाजीरे रसावड़ा, और लास्ट इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है चांदाजीरा वैली। तो देखो नेक्स्ट हमारे लेखक आ जाएंगे बिट्ठू मिया। नेक्स्ट लेखक हैं बिट्ठू मिया। बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा के प्रमुख ग्रंथ आपको बस ध्यान में रखने हैं। तो इनके प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे पाबू जीरो छंद, पाबू जीरो छंद। दूसरा हो जाएगा करनी जीरो छंद, करनी जी रो छंद। नंबर थर्ड पे हो जाएगा गोगा जी रा रसावड़ा। और नंबर 4 पे आपको ध्यान रखना है चांदा जीरा वेली। ये इनके 4 ग्रंथ है बिट्ठू मिया के, ये आपको ध्यान में रखने। बिट्ठू सूजा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीकानेर वाले, उसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद करना, राव जयसिंह छंद जिन्होंने लिखा था, ठीक है। बिट्ठू मिया इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इनको यहां पर कवर करवाया गया है, ठीक है। बिट्ठू मिया के बाद में नेक्स्ट जो आपके राइटर हैं उनका नाम है ईश्वरदास बारहट। ईश्वरदास बारहट, बारहट। ईश्वरदास बारहट कौन है? तो ईश्वरदास बारहट चारण जाति के कवि हैं, चारण जाति के कवि हैं। और क्या ध्यान रखना है? तो इनके प्रमुख ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? पहला तो हो जाएगा हरि रस, पहला ग्रंथ कौन सा हो गया? हरि रस, ठीक है। और दूसरा जो ग्रंथ है जिसका ध्यान रखना है वो है हाला झालारी कुंडलियां, हाला झालारी कुंडलियां, ठीक है, हाला झालारी कुंडलियां। और इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हाला झालारी कुंडलियां। अब क्या है इस ग्रंथ में? तो इस ग्रंथ में इसमें झाला रायसी हैं तथा हाला जस्सा जी, हाला जस्सा जी के मध्य हुए युद्धों का वर्णन है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ईश्वरदास बारहट। ईश्वरदास बारहट चारण जाति के कवि थे। हाला झालारी कुंडलियां इनका जो ग्रंथ है उससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ईश्वरदास बारहट के बाद में जो नेक्स्ट राइटर आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, उनका नाम है गांडण पंचाइत। नोट कर लो इसको आराम से। नेक्स्ट राइटर है गांडन पसाइत, गांडन पसाइत। गांडन पसाइत के ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। इनका जो पहला ग्रंथ है उसका नाम है राव रणमल रो छंद, राव रणमल रो छंद। राव रणमल रो छंद क्या है? तो मेवाड़ के शासक राव रणमल की वीरता, उदारता, युद्धों का, उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। तो मेवाड़ शासक राव रणमल की वीरता, उदारता तथा उपलब्धियों का वर्णन है, तथा उपलब्धियों का वर्णन है, ठीक है। एक बात और इसमें ध्यान रखना ना इसी ग्रंथ में कि कुंभा की मृत्यु का भी वर्णन है, कुंभा की मृत्यु का भी
वर्णन है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो महाराणा कुंभा है उसकी मृत्यु उसके पुत्र उदा द्वारा छुरा मारे जाने से हुई है। ठीक है, तो कुंभा की मृत्यु का जो उल्लेख है वो हमें कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो वो हमें मिलता है राव रणमल रो छंद के अंदर। ठीक है, और देखो अगर बात की जाए इनके सेकंड नंबर ग्रंथ की, तो इनका दूसरा ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है गुण जोधायन। गुण जोधायन, गुण जोधायन ग्रंथ में क्या बताया गया है, तो गुण जोधायन ग्रंथ के अंदर हमें जो है, इस ग्रंथ के अंदर मारवाड़ के शासक राव जोधा की प्रशंसा की गई है। ठीक है, यही उनकी वीरता का, उदारता का, उपलब्धियों का इसमें वर्णन किया गया है। तो इनके दो ग्रंथ हैं, एक तो हो जाएगा राव रणमल रो छंद और दूसरा हो जाएगा गुण जोधायन। ठीक है, और नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट हमारे जो लेखक है उनका नाम है केशवदास गांडन। केशवदास गांडन नेक्स्ट राइटर हो गए केशवदास गांडन। और केशवदास गांडन के बारे में हमें क्या क्या बात ध्यान रखनी है, तो मारवाड़ निवासी थे, मारवाड़ निवासी थे, मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक गज सिंह फर्स्ट, गज सिंह फर्स्ट के दरबारी थे। ठीक है, और क्या बात ध्यान रखनी है, तो इनके ग्रंथ आपको ध्यान में रखना है। ग्रंथ, इनके ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे, तो नंबर 1 पर आपको ध्यान में रखना है गज गुण रूपक बंध, गज गुण रूपक बंध, गज गुण रूपक बंध। नंबर 2 पर आपको ध्यान में रखना है विवेक वार्ता, विवेक वार्ता। नंबर 3 पर ध्यान रखना है छंद गोरखनाथ, छंद गोरखनाथ। और नंबर 4 जो ग्रंथ है वो ध्यान रखना है राव अमर सिंह रादुहा, राव अमर सिंह रादुहा। ठीक है, और एक बात इसमें ध्यान रख लेना कि डिंगल भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे, सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक। ठीक है, तो ये बात हो गई केशवदास गांडन तक की। केशवदास गांडन के बाद में नेक्स्ट जो लेखक आ रहे हैं उनका नाम है कवि कुशल लाभ। और कवि कुशल लाभ के बारे में बस 2-4 बातें ध्यान में रखनी है, इनके ग्रंथ ध्यान में रखने हैं। ठीक है, और बस 2-4 ग्रंथ हैं इनके, बस वो आपको ध्यान में रखने हैं, तो यही लिख दिया जाए इनको, कवि कुशल लाभ, कवि कुशल लाभ, कवि कुशल लाभ। अब देखो कवि कुशल लाभ की मेन भाषा क्या हो जाएगी, तो जैन परिवार में जन्म, जैन परिवार में जन्म हुआ। ठीक है, भाषा, ग्रंथों की भाषा क्या है इनके, डिंगल भाषा, डिंगल भाषा के ये कवि थे। ठीक है, और अगर बात की जाए इनके प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे, तो इनके प्रमुख ग्रंथ हो जाएंगे पिंगल शिरोमणि, पिंगल शिरोमणि। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये मैचअप करवाने के लिए पूछा जाता है कि पिंगल शिरोमणि ग्रंथ किसका है, तो पिंगल शिरोमणि ग्रंथ जो है वो कवि कुशल लाभ का है। ठीक है, तो पहला तो हो गया पिंगल शिरोमणि, दूसरा हो जाएगा ढोला मारवाणी री चौपाई, ढोला मारवाणी री चौपाई। ठीक है, और नंबर 3 मागवनल चौपाई। ठीक है, तो ये बात हो गई कवि कुशल लाभ से रिलेटेड। कवि कुशल लाभ के बाद में नेक्स्ट आते हैं दयाल दास सिंधायच, और ये बीकानेर के निवासी थे। दयाल दास की ख्याति इन्होंने लिखी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे
दयाल दास सिंधायत, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, डोंट वेरी, चिंता फ्री रहिए, केवल इसी को याद कर लीजिए। इसके बाहर कहीं नहीं जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। तो नेक्स्ट हमारे हो जाएंगे दयाल दास सिंधायत। दयाल दास सिंधायत, ठीक है, बीकानेर निवासी, बीकानेर निवासी, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हो जाएंगे? तो पहला हो जाएगा दयाल दासरी ख्यात, दयाल दासरी ख्यात, ठीक है। अब ये देखो दयाल दासरी ख्यात जो है, इसमें बीकानेर के राठौरों का वंशावली, इतिहास, उसका वर्णन है, इसलिए इस ग्रंथ को बीकानेर के राठौरों की ख्यात भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये दयाल दासरी ख्यात है, इसे बीकानेर के राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है, राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रमुख ग्रंथ। ये ग्रंथ भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है आर्या खयात कल्पद्रुम, आर्या खयात कल्पद्रुम, ये भी इनका प्रमुख ग्रंथ है। और तीसरा ग्रंथ जो आपको ध्यान में रखना है उसका नाम है गामारी पहारी विगत, गामारी पहारी विगत, ठीक है, गामारी पहारी विगत। ये 3 ग्रंथ है दयाल दास जी के जो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं, ठीक है। दयाल दास सिंधायत के बाद में नेक्स्ट जो लेखक आ रहे हैं उनका नाम है कान्हा व्यास। नेक्स्ट लेखक कौन से आ गए? इनका नाम है कान्हा व्यास, ठीक है। कान्हा व्यास कौन थे? तो मेवाड़ निवासी, मेवाड़ के रहने वाले थे। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, ठीक है। प्रमुख ग्रंथ, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इनका प्रमुख ग्रंथ आप याद रख लेना, एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य इनका प्रमुख ग्रंथ है। अब देखो ये जो एक लिंग महात्म्य ग्रंथ है ये 2 भागों में बटा हुआ है, ठीक है। अब एक लिंग महात्म्य है, इसके कितने भाग है? तो इसके 2 भाग है, ठीक है। फर्स्ट भाग की रचना जो है वो तो करी कान्हा व्यास ने, ठीक है। और जो इसका सेकंड भाग है उसकी रचना करी थी कुंभा ने, ठीक है। तो कुंभा के द्वारा भी इसकी रचना की गई है, इसीलिए महाराणा कुंभा को भी इस जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ है इसका लेखक माना जाता है, ठीक है। तो यहीं पर मैं स्टार बनाकर लिख देता हूं कि एक लिंग महात्म्य, एक लिंग महात्म्य 2 भागों में विभक्त है, जिसमें से एक भाग की रचना, जिसमें से एक भाग की रचना कुंभा द्वारा की गई, एक भाग की रचना कुंभा द्वारा की गई। अतः कुंभा को भी इस ग्रंथ का रचयिता माना जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, एक लिंग महात्म्य मेनली कान्हा व्यास का है, लेकिन इसके कुछ हिस्से की रचना कुंभा के द्वारा भी की गई थी, इसलिए इसे महाराणा कुंभा का भी ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए कान्हा व्यास के बाद में, तो नेक्स्ट शासक आ जाते हैं महाराजा सावंत सिंह। किशनगढ़ के ये शासक थे, ठीक है। कृष्ण भक्ति में लीन रहते थे, राजपाट से संन्यास ले लिया, नागरी दास बन गए, ठीक है।
तो इनके ऊपर क्वेश्चन नागरीदास के नाम से पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट कौन आगे? नेक्स्ट आगे महाराजा सावंत सिंह। महाराजा सावंत सिंह, ठीक है, किशनगढ़ के शासक थे। किशनगढ़ के शासक थे, किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ के शासक थे, कृष्ण भक्त थे, राजपाट से संन्यास ले वृंदावन चले गए, ठीक है। अपना नाम बदलकर नागरीदास, नागरीदास रख लिया तथा नागर समुच्चय, नागर समुच्चय के नाम से कविता लिखने लगे, ठीक है। एक बात और यहां पर ध्यान रख लेना कि जो राजस्थान में किशनगढ़ शैली में सुप्रसिद्ध चित्र बनाए जाते हैं, बनी ठनी के चित्र, राजस्थान की चित्रकला शैलियां, इसी कला संस्कृति का टॉपिक है, आगे करवाया जाएगा आपको। तो जो बनी ठनी के जो चित्र हैं वो किसके ऊपर बने हुए हैं? तो बनी ठनी के जो फेमस चित्र हैं वो राजा सावंत सिंह और इनकी दासी प्रेमिका के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। वो खूब सज धज के रहती थी, हमेशा बनी ठनी रहती थी, उसको राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो वो चित्रकला वाले टॉपिक में करेंगे। यहां पर बस इतना से लिख लेते हैं कि प्रसिद्ध बनी ठनी, प्रसिद्ध बनी ठनी के चित्र सावंत सिंह तथा उनकी दासी प्रेमिका पर बनाए गए, ठीक है। यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। महाराजा सावंत सिंह के बाद में नेक्स्ट जो शासक आ रहे हैं उनका नाम है राजा बुद्ध सिंह। राजा बुद्ध सिंह, बुद्ध सिंह, ठीक है, बूंदी के शासक थे। दो बातें ध्यान रखनी है, बूंदी के शासक थे। प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम हो जाएगा नेह तरंग, बहुत फेमस ग्रंथ है नेह तरंग, इंपोर्टेंट कर लेना नेह तरंग, ठीक है। बस दो ही बातें बुद्ध सिंह के बारे में ध्यान में रखनी है। राजा बुद्ध सिंह के बाद में जो नेक्स्ट लेखक हमको ध्यान में रखना है उसका नाम है कवि चंद्रशेखर। और कवि चंद्रशेखर जो है ये बूंदी के शासक सुरजन हांडा के दरबारी थे, ठीक है। और दो ग्रंथ लिखते हैं, एक तो सुरजन चरित्र और दूसरा हमीरहट। तो नेक्स्ट आगे कवि चंद्रशेखर, कवि चंद्रशेखर, ठीक है। तो बूंदी के शासक सुरजन हांडा, सुरजन हांडा के दरबारी थे। प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हो जाएंगे? तो पहला ग्रंथ तो हो जाएगा सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, और दूसरा ग्रंथ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमीरहट, हमीरहट। हमीरहट किसके ऊपर लिखा गया है? तो हमीरहट रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान पर, ठीक है। सेम वही हमीरदेव चौहान की वीरताओं का, उपलब्धियों का, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ युद्ध का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। तो ज्यादा कहानी लिखने में कोई मतलब नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्रंथ है, कौन उसका लेखक है, ठीक है। तो कवि चंद्रशेखर आगे। कवि चंद्रशेखर के बाद में हम बात करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। तो कवि चंद्रशेखर के बाद में
नेक्स्ट जो आ रहे हैं उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो नेक्स्ट है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन थे? तो यह है शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी के दरबारी थे। ठीक है, और क्या ध्यान रखना है? तो इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो इनका प्रमुख ग्रंथ है पद्मावत। 1540 में इसकी रचना हुई है। प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है। इस ग्रंथ में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस ग्रंथ में हमें रावल रतन सिंह, कौन है? मेवाड़ के शासक है, रावल शाखा के अंतिम शासक। तो रावल रतन सिंह तथा एके यानी अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है, युद्ध का वर्णन मिलता है। और इसमें देखो, इसी में ही बताया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो हमला किया था रणथंभौर के ऊपर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था मेवाड़ के ऊपर, उसका मुख्य कारण क्या था? तो उसका मुख्य कारण रानी पद्मावती या पद्मनी को पाना उसका मुख्य कारण बताया था। हालांकि इस कहानी को काल्पनिक माना गया है, क्योंकि यह जो है 1303 में ये घटना घटी थी, मेवाड़ के ऊपर हमला किया गया था। और ये कहानी कब लिखी गई है? 1540 में लिखी गई है, नियर अबाउट 250 साल के बाद में। तो इसको प्रमाणित नहीं माना जाता है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। पद्मावत ग्रंथ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे महाराणा कुंभा के बारे में। हाँ, तो जो नेक्स्ट राइटर है हमारे वो हो जाएंगे महाराणा कुंभा। ठीक है, तो नेक्स्ट राइटर कौन हो गए? कुंभा। कुंभा के बारे में अगर मेन बात की जाए तो मेवाड़ के शासक, ठीक है, मेवाड़ के शासक थे। इन्हें कलम एवं कटार का धनी कहा जाता था, कलम एवं कटार का धनी कहा जाता था। अब बात करते हैं कुंभा के गुरु की, कुंभा के गुरुओं की। तो 3 तरह के गुरु आपको ध्यान में रखने हैं। पहले तो हो जाएंगे काव्य गुरु, ठीक है, दूसरा हो जाएंगे संगीत गुरु, और तीसरा हो जाएगा आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, तो अगर कुंभा के काव्य गुरु की बात की जाए तो कुंभा के जो काव्य गुरु हैं वो हो जाएंगे कान्हा व्यास। इनके काव्य गुरु कौन हो जाएंगे? इनके काव्य गुरु हो जाएंगे कान्हा व्यास। संगीत गुरु की अगर बात की जाए तो वो हो जाएंगे सारंग व्यास, सारंग व्यास। ठीक है, और आध्यात्मिक गुरु की अगर बात की जाए तो जैनाचार्य हीरानंद हो जाएंगे इसके आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, अब जो कुंभा है, कुंभा ने संगीत के ऊपर 4 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो कुंभा ने संगीत पर, संगीत शास्त्र पर 4 ग्रंथ लिखे। कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो वो नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला ग्रंथ हो जाएगा संगीत राज। पहला ग्रंथ कौन सा हो गया? संगीत राज। संगीत राज के बारे में 1-2 बातें और ध्यान रख लेना कि कुंभा का सबसे बड़ा एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, कुंभा का सबसे बड़ा एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। ठीक है, 5 भागों में ये बटा हुआ है। अब 5 भागों के क्या क्या नाम है वो आपको ध्यान में नहीं रखने हैं, इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो पहला ग्रंथ हो गया संगीत राज, दूसरा हो जाएगा संगीत मीमांसा। दूसरा ग्रंथ कौन सा हो गया? संगीत मीमांसा। तीसरा ग्रंथ हो जाएगा संगीत रत्नाकर।
तीसरा ग्रंथ हो जाएगा संगीत रत्नाकर, और नंबर 4 पर हो जाएगा सुध प्रबंध। सुध प्रबंध, सुध प्रबंध। ठीक है, तो ये 4 इनके प्रमुख ग्रंथ हो गए। इसके अलावा कुंभा ने कुछ ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी थी। टीका का मतलब क्या हो गया? टीका का मतलब हो गया कि ग्रंथ को उठाकर उसका विस्तार से वर्णन कर देना। ठीक है, पहले का लिखा हुआ कोई ग्रंथ होता है, उस ग्रंथ का थोड़ा विस्तार से वर्णन कर देना ही क्या कहलाता है? टीका कहलाता है। ठीक है, तो अगली लाइन में आपको ध्यान में रखना है कि कुंभा द्वारा रचित टीकाएं। नंबर 1 हो जाएगा गीत गोविंद। गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी। रसिक प्रिया नामक टीका लिखी, गीत गोविंद के ऊपर लिखा गया है। अब ये जो गीत गोविंद है, इसके राइटर जो है वो है जयदेव, और जो ये गीत गोविंद है ना, गीत गोविंद के ऊपर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। ठीक है, एकमात्र राजस्थान का ग्रंथ है जिसके ऊपर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है, तो वो ग्रंथ कौन सा हो गया? गीत गोविंद ग्रंथ हो गया। ठीक है, नंबर 2 आप ध्यान में रख लेना कि चंडी शतक, चंडी शतक पर टीका। तो इन्होंने 2 टीकाएं लिखी है, एक तो गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नामक टीका लिखी है, और दूसरा चंडी शतक ग्रंथ पर भी इन्होंने टीका लिखी है। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई महाराणा कुंभा से रिलेटेड। ठीक है, महाराणा कुंभा के बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अगले जो लेखक आते हैं इनका नाम है मंडन। मंडन कौन है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार थे, शिल्पी थे। ठीक है, और इनके खूब सारे ग्रंथ है, 7-8 ग्रंथ है जिनके बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेखक कौन आ जाएंगे? मंडन आ जाएंगे। अच्छा, कुंभा का एक अन्य ग्रंथ भी लिख लेना। कुंभा का एक अन्य ग्रंथ भी है जिसका नाम है कामराज रतिसार। कामराज रतिसार, ये भी ग्रंथ लिख लेना, कुंभा का ही ग्रंथ है। ठीक है, इसके अलावा एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है कान्हा व्यास का लिखा हुआ है, लेकिन उसके कुछ भाग की रचना कुंभा के द्वारा भी की गई थी, इसलिए एकलिंग महात्म्य का जो राइटर है कान्हा व्यास के साथ साथ कुंभा को भी माना जाता है। ये बात भी थोड़ी सी आप दिमाग में बैठा के रख लेना। कुंभा के बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे मंडन की। कुंभा के बाद में नेक्स्ट है मंडन। नेक्स्ट हो जाएंगे मंडन। मंडन कौन है? तो यह है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार थे। ठीक है, भाई, इनका भाई है नापा, पुत्र है इनका गोविंद। ठीक है, ये भी कौन है? तो ये भी शिल्पकार या वास्तुकार। ठीक है, अब बात करते हैं मंडन के ग्रंथों की। तो मंडन का जो पहला ग्रंथ है उसका नाम हो जाएगा राजवल्लभ। राजवल्लभ मंडन। ठीक है, अब ये जो राजवल्लभ मंडन है, इस ग्रंथ से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो राजवल्लभ ग्रंथ से हमें शिल्प शास्त्र पर आधारित, शिल्प शास्त्र पर आधारित। नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है वेद मंडन। वेद मंडन, वेद मंडन क्या है? तो चिकित्सा पर आधारित, चिकित्सा पर आधारित ग्रंथ। ठीक है, नंबर 3 पर आपको ध्यान में रखना है रूप मंडन। रूप मंडन, रूप मंडन क्या है? तो मूर्ति कला पर आधारित ग्रंथ, मूर्ति कला पर आधारित ग्रंथ। ठीक है, नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है सगुन मंडन।
और सगुन मंडन क्या है? तो सगुन मंडन जो है ये ज्योतिष शास्त्र पर आधारित ग्रंथ है, ज्योतिष शास्त्र पर आधारित। ठीक है, अगला हो जाएगा वास्तु मंडन। वास्तु मंडन, ठीक है, तो वास्तु मंडन किस पर रिलेटेड है? तो वास्तु शास्त्र पर रिलेटेड, वास्तु शास्त्र पर आधारित, वास्तु शास्त्र पर आधारित ये ग्रंथ है वास्तु मंडन। वास्तु मंडन के बाद में बात करें तो कोदंड मंडन, कोदंड मंडन, कोदंड मंडन किस पर आधारित है? तो धनुष विद्या, धनुष विद्या पर आधारित ग्रंथ है कोदंड मंडन। और कोदंड मंडन के बाद में आपको ध्यान रखना है वास्तु सार मंडन, वास्तु सार मंडन। वास्तु सार मंडन ग्रंथ किससे रिलेटेड है? तो भवन निर्माण, महल निर्माण, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, भवन, महल, दुर्ग निर्माण पर आधारित। ठीक है, और लास्ट आपको ध्यान में रखना है प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडन, प्रसाद मंडल मंदिर निर्माण पर आधारित। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई मंडन भाई साहब के बारे में। ठीक है, मंडन के बाद में हम बात करेंगे महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, मारवाड़ के शासक थे, डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में निपुण थे। इनके प्रमुख ग्रंथों की बात होगी, बस इतना सही इनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हो जाएंगे महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। हाँ, तो नेक्स्ट कौन हो गए? महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। ठीक है, कौन थे? तो मारवाड़ शासक थे। ठीक है, डिंगल प्लस पिंगल शैली में निपुण थे। ठीक है, और बात क्या करेंगे इनके प्रमुख ग्रंथों की। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा भाषा भूषण। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? तो नंबर 1 ध्यान में रखना है भाषा भूषण, नंबर 2 चंद्र प्रबोध, नंबर 3 नायिका भेद, नायिका का भेद, नायिका भेद। ठीक है, नंबर 4 पर आपको ध्यान में रखना है सिद्धांत बोध, सिद्धांत बोध। नंबर 5 पे ध्यान रखना है सिद्धांत सार, सिद्धांत सार। ठीक है, इतने इनके ग्रंथ हैं। ये ग्रंथ आपको ध्यान में रखने हैं। महाराजा जसवंत सिंह के कौन कौन से ग्रंथ हो जाएंगे? भाषा भूषण, नायिका भेद, चंद्र प्रबोध, सिद्धांत बोध और सिद्धांत सार। ये प्रमुख ग्रंथ हो गए महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट से रिलेटेड। जसवंत सिंह फर्स्ट के बाद में जो नेक्स्ट आ रहे हैं लेखक, उनका नाम है अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन है? तो महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी मतलब उम्दा किस्म की काव्य लिखा करते थे। तो इनके भी 2-4 ग्रंथ हैं जिनके बारे में हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक इनका ग्रंथ और रख लेना आप ध्यान में, अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश। ठीक है, 6 ग्रंथ हैं इनके जिनको आपको ध्यान में रखना है। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के बाद में आ जाएंगे महाराजा अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह कौन है? तो महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ, इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो इनके प्रमुख ग्रंथ में ध्यान रख लेना गज उद्धार, गज उद्धार। ठीक है,
गज उद्धार जो है ये भगवत गीता पर आधारित है, भगवत गीता पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है। नंबर 2 आप ध्यान में रख लेना, गुण सागर, गुण सागर। और नंबर 3 पर आप ध्यान रख लेना, दुर्गा भाषा पाठ, दुर्गा भाषा पाठ। ठीक है। तो ये 3 ग्रंथ हो गए महाराजा अजीत सिंह से रिलेटेड। ठीक है। इसी के साथ में जो राजस्थानी साहित्य है उसके मध्यकाल को हम समाप्त कर देते हैं। मध्यकाल के जो लेखक थे, जो इंपोर्टेंट ग्रंथ थे, वो सभी मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। इसके बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा, केवल आप इन नोट्स को पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखिए, इसी में से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको उसको याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से याद कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हैं कृपया वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले जाएं तो उसकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक आ सके। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आधुनिक राजस्थान का जो साहित्य है, जिसे इतिहास और इतिहासकारों का काल कहा जाता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके जी, बाय बाय।